प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल के हुंकार 2026 बैच में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के पहले अध्याय यानी ठोस अवस्था की, कि इस ठोस अवस्था नामक अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, इस अध्याय को क्यों पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इस अध्याय के पढ़ने हैं। तो आइए दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में जानते हैं। देखिए साथियों, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी कि आप अपने घर में साइकिल देख लो, बाइक देख लो, और अपने घर में दीवार पे लगी हुई ईंटें देख लो, लकड़ी देख लो, बॉटल्स देख लो, बहुत सी चीजें जो ठोस होती है। टीवी, बाजा, फोन, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में है। यानी कि ठोस का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग है, ठोस वस्तुओं का। अब हमारे जीवन में यदि उपयोग है तो हमें नए नए आविष्कार भी करने होंगे, नई नई चीजें भी बनानी होंगी। अब नई नई चीजें बनानी है तो सबसे पहले तो हमारा दायित्व तो बनता है कि इसको बहुत डीपली जाके अध्ययन कर लें, क्योंकि बिना जाने बिना पहचाने इसके गुण क्या हैं, ये बनता कैसे है, किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, या उनमें चीजों में क्या ऐसा बदलाव करे कि इनके गुणों में बदलाव आ जाए, ये सारी चीजें जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नए नए आविष्कार, नए नए चीजें अपने काम के लिए नहीं बना सकते। इस वजह से ये अध्याय पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आइए देखते हैं कि और क्या आवश्यक है इस अध्याय को पढ़ने के लिए। देखिए, जो ठोस होता है ये अपनी विशेषताओं के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसमें तमाम प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, और ये विशेषताएं क्यों हैं? क्योंकि इनके संघटक कणों की प्रकृति और बंधन बलों पर निर्भर है। जो इन ठोसों में तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं वो इस कारण से हैं क्योंकि इन ठोसों के जो कण हैं उनके बीच में बंधन अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सहसंयोजक ठोस भी होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं, और यही कारण है आणविक ठोस होते हैं, जिनके कारण इन अलग अलग बंधनकारी ठोसों में अलग अलग प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं। ठोस की जो संरचना है इसका अध्ययन नई सामग्री खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ठोस की संरचना का हम अध्ययन नहीं करेंगे तो नई सामग्री की खोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसमें उच्च तापमान, इनका उच्च गलनांक और पॉलीमर्स है ना, जैव अपघटक पॉलीमर्स, और साथ साथ इनके संगत ठोस शामिल हैं। अब इनमें हमें पढ़ना क्या क्या है, तो भैया हमें ऐसे चीजें पढ़नी है कि मतलब ठोस का आकार कैसा होता है, इनका आकार निश्चित क्यों है, इनका गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, इनमें क्या चुंबकीय गुण भी है, इनमें क्या वैद्युत गुण भी है, इनमें क्या आयनिक गुण भी है। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और पॉलीमर्स नाम का एक चैप्टर आएगा जहां हम पॉलीमर्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको ठोस में सम्मिलित रखेंगे। ठोस में कठोरता होती है क्योंकि इनके कण स्थिर स्थिति में होते हैं। अब ठोस में कठोरता का गुण इसलिए आता है क्योंकि इनके कण जो हैं वो इधर उधर आवागमन नहीं करते, वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं। हालांकि अपनी स्थिति में गति करते हैं, लेकिन एक ही जगह स्थिर रह के वो अपनी गति घूर्णन गति करते हैं। जबकि द्रव और गैसें प्रवाही होती हैं क्योंकि उनके कण इधर उधर अपने स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, यानी स्थानांतरित होते रहते हैं, इसलिए वो बहती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, प्रवाहमान होते हैं, जबकि ठोस ऐसा नहीं होता। ठीक है, यह इकाई कणों की संरचना, परस्पर क्रियाएं और संरचनात्मक अपूर्णताएं या अशुद्धियों के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। अब जब हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि इनके जो इकाई कण हैं उनकी संरचना भी होती है। भाई 3D संरचना होती है, 2D संरचना होती है ना, त्रिविमीय, द्विविमीय, एक विमीय संरचना होती है। वो हमें इसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। उनके मध्य परस्पर क्रियाओं के बारे में पता चलेगा। इनकी संरचनात्मक इकाई जब हम बना रहे होते हैं तो उनमें दोष कौन कौन से आ जाते हैं उनके बारे में पता चलेगा। अब देखिए ना, ये किस तरह से एक दूसरे से ठोस, किस तरह से इनके अवयवी कण पैक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की संरचना बना रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इस अध्याय में पढ़नी होती है। अब आइए इस अध्याय के मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सारे टॉपिक मैंने लिख के रखे हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर मैं आपको इस तरह से ब्रीफ करूं, मतलब एक माइंड मैप से बताऊं। देखिए, जो हमारा ठोस अवस्था नाम का अध्याय है आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहले हमें यह जानना पड़ता है कि ठोस अवस्था क्या है, मतलब ठोस अवस्था के लक्षण क्या क्या है। जैसे कि आपने कक्षा 10-11 में पढ़ा होगा कि ठोस का आकार फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक बल बहुत अधिक पाया जाता है, प्रबल पाया जाता है, इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान नगण्य होता है, नहीं पाया जाता है। इस तरह की तमाम चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो पहले उसको जानना है, इनके सामान्य अभिलक्षण जानना है, फिर क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब ये ठोस के प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय को नहीं पढ़ते हैं, जिसमें हम आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर क्रिस्टल, जालक और इकाई कोष्टिका, यानी ये क्रिस्टल ठोस जो है ये बना कैसे है, इसके जालक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कणों की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके जालक और एका कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आद्य एवं केंद्रित एका कोष्टिकाएं होंगी। उसके साथ साथ हम एक एका कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या की बात करेंगे, है ना, जैसे कि अंतः केंद्रित घनीय एका कोष्टिका हो गया, फलक केंद्रित हो गया, फलक केंद्रित घन इकाई कोशिकाएं हो गए। इन सब एका कोष्टिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। निविड़ संकुलित संरचनाएं और यौगिक का सूत्र निकालना जानेंगे, और साथ साथ में इनकी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे कि जब
कणों को एक निश्चित आकृति में सेट किया जाता है, तो उनके बीच में कितना खाली स्थान बचा, कितना स्थान भरा हुआ है, उसको हम संकुलन क्षमता में ज्ञात करते हैं। और 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, उन तीनों की संकुलन क्षमताएं हम निकालते हैं। साथ में बीमा संबंधी भी गणनाएं करेंगे कि मान लो अगर कोण मतलब कणों को सेट कर रहे हैं तो कितनी बीमाओं में सेट हो रहा है, 2D क्या है, 3D क्या है, मतलब द्विविमीय क्या है, त्रिविमीय क्या है, ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें बिंदु दोष के बारे में पढ़ना होगा, ठोसों में अपूर्णताएं पढ़ना होगा, धातुओं में विद्युत का संचालन किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ना है, अर्धचालकों में विद्युत का संचालन कैसे होता है, विद्युतीय गुण में ये सारी चीजें पढ़ना है। साथ में ये भी जानना है कि ठोसों में चुंबकीय गुण किस भांति पाया जाता है और किस कारण से ये चुंबक की तरह भी व्यवहार करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ठोस अवस्था है, इसके देख लीजिए आप, ये जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, ये आपके मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है। जैसे ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, फिर जो मैंने आपको माइंड मैप में दिखाया, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आपको इस पूरे अध्याय में पढ़ना क्या है। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, और कुछ और आपको बताते हैं। अब देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, है ना, कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले तो पदार्थ की अवस्थाएं ज्ञात होनी चाहिए, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं क्या पता होनी चाहिए भाई साहब, तो पदार्थ की अवस्थाएं पता होनी चाहिए। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, है ना, पदार्थ की अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि भाई पदार्थ की अवस्थाएं वैसे तो सबको पता होंगी, है ना, क्या क्या होती हैं पदार्थ की अवस्थाएं, कोई बच्चा मुझे बताएगा। देखो, अब आपको ये बातें तो कक्षा 10 में ही पढ़ा दी जाती हैं कि ठोस पदार्थ क्या है ना, उसके बाद द्रव पदार्थ क्या है, उसके बाद गैस पदार्थ क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही नॉलेज होती है, पहले से ही पता होता है। उसके साथ साथ इनके गुण, है ना, पदार्थों के गुण, पदार्थ की अवस्थाओं के गुण, पदार्थ की अवस्थाओं के गुण, पदार्थ की अवस्थाओं के गुण पता होने चाहिए। पदार्थ की अवस्थाओं के गुण पता होने चाहिए कि इन पदार्थ की अवस्थाओं के गुण क्या क्या हैं, ये पता होना चाहिए। पहले तो आपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली, साथ में आपने पदार्थ की अवस्थाओं के गुण पढ़ लिए। अब ठोसों के लक्षण, ठोस के सामान्य लक्षण, जो कि आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर नहीं भी पता तो परेशान मत होइएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठोस के सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं, ठोस के सामान्य लक्षण अगर आप पढ़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ में आपको चुंबक के बारे में छोटी मोटी जानकारी अगर आप रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको पढ़ा दिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात आपको याद रखना होगा, आयंस के बारे में, आयनित यौगिकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आयनित, हाँ, यौगिकों के बारे में, आयनित यौगिकों के बारे में पता होना चाहिए। आयनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, है ना। साथ में सह संयोजी यौगिक, है ना, सह संयोजी, ठीक है, आयनित यौगिक और साथ में सह संयोजी यौगिक पता होने चाहिए। सह संयोजी यौगिक, है ना, कक्षा 11 में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सह संयोजी यौगिक, साथ में आणविक यौगिक, साथ में आणविक यौगिक भी आपको पता होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। साथ में आणविक यौगिक, आणविक कैसे यौगिक, आणविक यौगिक, ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेंगी तो इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन घबराइएगा मत, अगर ये सारी चीजें नहीं भी पता तो मैं इन सारी चीजों को आपको समझा दूंगा, क्योंकि हम आपको बहुत डीपली और बहुत शुरू से पढ़ाते हैं। अगर आप 11 में नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।